प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम बिहार स्पेशल का सीरीज लाते हैं। ये डेली का डेली वीडियो जाता है। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है हाउ टू स्टडी इजी वे। और अभी ये जो मैं बिहार का सेशन लेके आ रहा हूँ वो 67th बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन प्लस बिहार सीडीपीओ का एग्ज़ाम और प्लस बिहार एसआई एग्ज़ाम, इसको ध्यान में लेकर आ रहे हैं। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ बिहार में किसान आंदोलन को लेकर आया हूँ, जहाँ से 2 क्वेश्चन 100% आपको आने वाले हैं। अब आप अगर मेरे इस लेक्चर को अच्छे से सुन लेंगे और एक माइक्रो नोट बना लेंगे तो आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। ये मैं पूरा आपको विश्वास दिला रहा हूँ, क्योंकि इसमें जितना मैं कंटेंट देने जा रहा हूँ आपको, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। आप इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आया होगा किसान आंदोलन पे, आप बना के भी देख लीजिएगा, देखिएगा आपको 100% बनेगा। तो चलिए अब हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जो नए व्यूवर होंगे वो मैं इसका पीडीएफ बना के भी डाल देता हूँ। मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है बीपीएससी यूपीएससी रिगार्डिंग, जो कि सभी कैपिटल अक्षर में है। आप उसको ज्वाइन करके ले सकते हैं वहाँ से पीडीएफ। या दूसरा मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर है 7903724296, वहाँ से भी पीडीएफ आप ले सकते हैं। वैसे दोनों जगह आप ज्वाइन रहेंगे तो दोनों जगह पीडीएफ भेजा जाता है। चलिए तो अब हम बात करते हैं बिहार में किसान आंदोलन। आपको जैसा कि पता होगा, जब औपनिवेशिक दौर चल रहा था, यानी कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, तो उससे पूर्व में अगर हम जाते हैं 1857 के बाद जाते हैं, तो प्रारंभिक तौर पे बिहार में यानी कि औपनिवेशिक दौर में लगभग 96% किसान कृषि कार्य से जुड़े हुए थे। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम होगा आज भी 86% बिहार में किसान कृषि कार्य से जुड़ा हुआ है, जो बिहार के पिछड़ेपन को इंडिकेट करता है। किसी भी देश की इकोनॉमी अगर प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व है, इसका मतलब वो बहुत पिछड़ा है, क्योंकि जो विकसित देश होगा वहाँ पे जो प्राइमरी सेक्टर है, लोग काफ़ी कम काम करने वाले लोग काफ़ी कम होंगे। जैसे अमेरिका का एग्जाम्पल लेंगे तो 2 से 3% लोग कृषि कार्य में वहाँ लगे हुए हैं, जबकि भारत जैसे देश में देखिए आज भी इतने सारे लोग कृषि कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब सर्विस सेक्टर यानी टर्सरी सेक्टर या द्वितीयक सेकेंडरी सेक्टर या 4th और 5th सेक्टर, इसमें लोग का भी कम है इनफ्लो, क्योंकि यहाँ ज़्यादा इनफ्लो होना चाहिए, तब जा करके जो है इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। तो अब हम आपको बिहार में औपनिवेशिक काल के दौर में बता दिए कि 96% जो किसान थे वो कृषि कार्य से जुड़े हुए थे। लेकिन अब इतनी बड़ी इकोनॉमी का सोर्स था बिहार के लोगों का, उसमें भी क्या किया अंग्रेज ने, आर्थिक नीति लाया। आर्थिक नीति किस पे लाएगा? वो जहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, किसान से आ रहा था तो किसान पे ले आएगा। किसान पे रेवेन्यू लाने के लिए 3 नवीन भू राजस्व बंदोबस्ती को लागू करेगा, जिसमें जमींदारी बंदोबस्ती, महलवारी और रैयतवारी बंदोबस्ती है। वो अलग अलग क्षेत्र में तीनों बंदोबस्ती को लगाएगा। और हम बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में जमींदारी बंदोबस्ती को लाएगा। जमींदारी बंदोबस्ती के तहत जो नियम कानून थे वो मेरे वीडियो इसमें पढ़े हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, वहाँ से आप पढ़ के समझ लेंगे कि जो बिहार में जमींदारी बंदोबस्ती था, उस बंदोबस्ती के अंतर्गत हुआ क्या कि जो यहाँ के किसान थे, बड़े बड़े किसान, वो भूमिहीन किसान बन गए, अपने ही खेत पे मजदूर बन के काम करने के लिए बाध्य हो गए, क्योंकि उसमें अकाल में किसी भी प्रकार के छूटे नहीं जाते। जो टैक्स की दरें तय कर दी गई थी वो देना ही देना था। अकाल हो, महामारी हो, कुछ भी उसमें अंग्रेज को देना पड़ता था। इसी कड़ी में बिहार पे भी उसका असर पड़ा। अब कि क्या हुआ, किसान पे असर पड़ा तो किसान कच्चा माल प्रोडक्शन करना बंद कर दिया। इससे इसका दूसरा असर लघु उद्योग, कुटीर उद्योग पे पड़ा। वहाँ पे उद्योग बंद हो गया। अब उद्योग में जो लोग थे वो बेरोजगार हो गए। वहाँ से लोग किधर आ गया, खेती में आ गए, यानी खेती पर दबाव लगातार बढ़ा और भू जोत जो है उसका विखंडन होता चला गया। क्योंकि जो जमीन वाले लोग थे या जिसके पास जमीन थी, वो अगर टैक्स देने के लिए उधार पैसा लेता था तो महाजन के चंगुल में फंस जाता था, या जमींदार से लेता था, उसके बदले वो जमीन बोल दे देता था किसी जगह, फिर जमींदार उसको लौटाता नहीं था। तो इस तरह जमीन का जो है भूखंड जो है छोटा होते चला गया, और जो जमींदार एक वक्त में लोग थे वो छोटे छोटे जमींदार हो गए, यानी जमीन वाले हो गए, यानी भूमिहीन व्यक्ति हो गए। इसे जो है आपको जमीन पे लोड बहुत ज़्यादा पड़ने लगा। जो छोटा छोटा लोड था, सीमांत जोत की प्रवृत्ति बढ़ी, उस पर लोड पड़ा। ये सब काफ़ी चीज़ थी, इसने अन्य सेक्टर को भी डिस्टर्ब कर दिया। इसी कड़ी में क्या हुआ कि मनमाना जो है लगान वसूलना या उनसे जो है सो बेगारी करना, ये अंग्रेज़ों की ओर से या अंग्रेज़ों के एजेंट की ओर से या अंग्रेज़ों के गुमास्तों की ओर से ये लगातार जारी रहा। नतीजा क्या हुआ
कि ये लोग काफ़ी परेशान हो गए। एक और जमींदार से परेशान हो गए, दूसरे साहूकार से परेशान हो गए, तीसरा अंग्रेज की प्रशासनिक नीति या उनकी आर्थिक नीति या उनके न्यायिक नीति से परेशान हो गया। और इसमें बिचौलिया का जो इन्फ्लो बढ़ा, इसका विरोध जो है कृषकों ने कंटिन्यू जारी रखा। इसी कड़ी में बिहार में किसान का कई आंदोलन हुआ, जिसमें सबसे प्रमुख आंदोलन है चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी। तो सबसे पहले हम चंपारण सत्याग्रह देखेंगे, उसका असहयोग आंदोलन बिहार के किसानों की क्या भूमिका रही वो देखेंगे, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या रही, फिर अखिल भारतीय किसान सभा सम्मेलन हुआ, उसमें क्या हुआ, बिहार में 3 कॉन्फ्रेंस हुए किसान को लेकर, वो सब पढ़ेंगे तब हमारा ये टॉपिक फाइनल होगा। और यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा, यानी किसान रिलेटेड कोई भी बिहार पे आ गया तो क्वेश्चन आपसे बनेगा। अब चंपारण सत्याग्रह को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह का जो मामला था, ये था 1 बीघा में 3 कट्ठा पर, 1 बीघा बोले तो 20 कट्ठा बोले, 3/20, 3 कट्ठिया इसलिए इसको बोला जाता है। 3 कट्ठा जो है वो 20 कट्ठा में से सर्वोच्च जो सबसे अच्छी क्वालिटी की भूमि थी, उस पर नील की खेती करना होता था। और जो बिहार के किसान थे ये अंग्रेज से समझौता कर लिए थे, जो अंग्रेजी के जो पूंजी लगाने वाले एजेंट थे उनसे डील कर लेते थे। और बिना ये एग्रीमेंट, आज भी किसान से डील करिए ना, खाली बोल दीजिएगा आपको अगले साल दुगना पैसा दे देंगे। देखिए किसान बिना एग्रीमेंट साइन किए हुए सीधे साइन कर लेगा आपसे। वही किया था उस समय किसान, ये पढ़ा लिखा भी नहीं था, और जो है सो वो आपको अंग्रेजी में सारा डॉक्यूमेंट्स होता था अंग्रेज का, बस साइन कर देता था। इसी ट्रैप में फंसता चला गया। बाद में इसके लिए जब राजकुमार शुक्ल जी थे, 1916 का लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में चल रहा था, उस समय वो गांधी जी से मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के क्रम में गांधी जी जो है उसको अगले साल यानी 1917 में बिहार आने का कमिटमेंट करते हैं। और बिहार आते भी हैं गांधी जी, आते तो उनका भव्य स्वागत किया जाता है बिहार के स्टूडेंट्स के द्वारा, फिर यहाँ के कृषकों के द्वारा, और अन्य जो नेता थे जो गांधी जी से प्रभावित थे उनके द्वारा। अब सबसे पहले गांधी जी कहाँ आते हैं, सबसे स्वाभाविक है बिहार आना होगा तो उसको सबसे पहले पटना आएंगे। पटना आते हैं कितना तारीख को, 10 अप्रैल 1917 को। जस्ट 5 दिन लग जाता है उसको चंपारण पहुंचने में, 5 दिन यानी 15 अप्रैल को 1917 को चंपारण पहुंचते हैं। चंपारण पहुंचते तो उसके साथ बहुत सहयोगी लोग हैं, लेकिन आप सबका नाम याद रख नहीं सकते, उसमें कुछ मूल व्यक्ति को नाम रखिए। जैसे राजकुमार शुक्ल, ये एक व्यक्ति ध्यान में रख सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रज किशोर प्रसाद जी, मजहूर हक जी, ठीक है ना, JB कृपलानी जी। इसके बाद जो है सो ये कुछ मेन नाम मैंने बताया, महादेव देसाई, ये जो महादेव देसाई बाद में गांधी जी के जो है वो सेक्रेटरी बन जाएंगे। तो ये हो गया आपको इतना मूल नाम मैंने बताया, और भी नाम बहुत है, उतना देखना नहीं है, मेन इतना ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या होता है कि इस आंदोलन में आगे की जो आंदोलन है, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके सार हैं, यानी सविनय अवज्ञा का प्रयोग इसमें किया गया है, जो कि हिंसा तो हुई नहीं इस आंदोलन में, जो अशस्त्र वाला जो बात है गांधी जी के, उस हिसाब से आंदोलन चलेगा। अब इसमें क्या होता है कि 3 कट्ठिया जो प्रथा था, उस प्रथा से अब यहाँ के किसान बेचैन हो रहे थे, क्योंकि इनको फायदा नहीं लग रहा था, इनको लग रहा था कि हमारा नुकसान हो रहा है, जमीन भी बंजर होती जा रही है। और अंग्रेज जो नीलहे थे वो भी घाटा का सौदा उसको लग रहा था हो रहा है, क्योंकि नील जो है कृत्रिम नील की खेती, अब कृत्रिम नील जो है आइडेंटिफाई कर लिया था जर्मनी का जब एकीकरण हुआ था 1871 में, उसके बाद जर्मनी तीव्र गति से बढ़ने लगा था। तो 1893 में नील की जो है कृत्रिम नील की जानकारी इंग्लैंड यानी कि जर्मनी में हो गई। जब हो गई थी, नीले सोचा कि अब इस नील जो हम करते हैं यहाँ खेती, इसमें हमें तो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, इस सस्ता तो हमारा आर्टिफिशियल नील से काम हो जाएगा। तो इसीलिए उनका भी था कि हम भी बंद करेंगे अब, लेकिन इनका भी था भाई हम लोग का ज़मीन में एग्रीमेंट ले लिया है, इतना पैसा जो है फंस गया, तो ये पैसा निकालना चाहता था सॉरी। तो इसमें जो है काफ़ी जो है वो चाहता था कि अपना जो है पैसा निकल जाए, इसी कड़ी में जो है वो टैक्स बढ़ा देता था अंग्रेज, क्योंकि सारे अंग्रेज की जमींदारी तो थे, वो टैक्स बढ़ा देता था, इससे किसान यहाँ के परेशान हो गए। अब इसमें जो है वो 2-3 वर्ड है जो बाय द वे पूछ लेगा तो फिर कंफ्यूजन करेगा। एक जो है बढ़ी हुई जो राशि थी, जैसे तवान था, तो तवान वर्ड का मतलब हुआ एक मुश्त राशि देना, क्योंकि वो कंडीशन रख दिया नीले कि आप एक मुश्त राशि दे दीजिए, हम जमीन छोड़ देंगे। तो तवान वर्ड यूज किया, तवान मतलब एक मुश्त राशि। दूसरा है सहरवेशी, सरहवेशी भी बोलते हैं, इसको बढ़ा हुआ लगान हुआ, ये जो बार बार बढ़ा देता, इससे किसान बेचैन हो गया। अब इसी की जानकारी
इस नील 17 वाली नहीं है, नील वाला मामला पहले से चल रहा है। तो 1859-60 में दीनबंधु मित्र जी हैं, जो बंगला नाटक है, इसमें नील दर्पण में नील उत्पादन के शोषणकारी व्यवस्था की वो जानकारी देते हैं। इसी चीज को, नील दर्पण को अंग्रेजी में अनुवाद बंगला के एक कवि थे, उनका नाम था मधुसूदन दत्त, जो कि 1861 ईस्वी में किए थे। इसमें नील के बारे में जानकारी मिलती है कि नील में नीले किस तरह से कृषकों का शोषण कर रहे थे। अब देखिए, अब जो नील है इसी को लेकर के जो है पेपर में भी जानकारी मिलने लगा था। जो पेपर है वो आपको ध्यान में रखना है, बिहारी एक पेपर है जिसके संपादक महेश्वर ठाकुर जी थे, और एक प्रताप पेपर है, ये दैनिक आने वाला पेपर था। इसमें इस चंपारण सत्याग्रह की नीलहे की जानकारी दी जा रही थी पेपर के माध्यम से। इसी में 1917 में जब गांधी जी पटना आते हैं तो उनका बहुत सारा स्वागत होता है, और इसी में गांधी जी क्या करते हैं कि जब वो चंपारण जाना चाहते हैं, सबसे पहले तो पटना आते हैं, पटना के बाद वो मुजफ्फरपुर जाते हैं, मुजफ्फरपुर के बाद वहाँ तिरहुत प्रमंडल होता था, उसके कमिश्नर से वो मिलते हैं। लेकिन कमिश्नर बोलते हैं कि सब बेकार वाला बात कर रहे हैं, उसको डांटे, डमटाए, धमकाए और कहे आप तुरंत जिला छोड़ के निकल जाइए। लेकिन गांधी जी माने नहीं, वो फिर से गांधी जी अपने जो साथी थे उनके साथ वो दरभंगा गए, और दरभंगा से फिर चंपारण चले गए। जब वहाँ पहुँचे तो पहुँचने के बाद वस्तु स्थिति खुद पता लगा, हर किसान के घर घर जा करके पूछे कि रियल में प्रॉब्लम क्या है। उसी समय में अंग्रेज को लगने लगा कि अब गांधी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो उस समय में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनका नाम था एडवर्ड अल्बर्ट गेट। एडवर्ड अल्बर्ट गेट ये रांची में रहते थे, गांधी जी को रांची मिलने के लिए बुलाया, ठीक है। और गांधी जी गए तो फिर उनसे एक बातचीत हुई। बातचीत के बाद चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाया गया 1917 में, और इस कमेटी के बाद एक अधिनियम पास किया गया, चंपारण कृषक अधिनियम 1918। इस अधिनियम के जो अध्यक्ष थे एफजी देसाई, एफजी सलाई थे, और अन्य मेंबर में गांधी जी भी उसमें मेंबर थे, राजा हरिहर प्रसाद जी थे, नारायण सिंह थे। सबके मेंबर याद नहीं रखिएगा, लेकिन गांधी जी मेंबर थे वो याद रखिएगा, और एफजी जो सलाई थे अध्यक्ष थे वो याद रखिएगा। अब देखिए, इतना ध्यान देने के बाद गांधी जी कमेटी में मेंबर थे, तो वो उनको ये कन्विंस कर लिए कि 3 कटिया जो प्रथा है शोषणकारी व्यवस्था है, और वो अपना तर्क दे दिए, और वो कमेटी के मेंबर और अध्यक्ष को सेटिस्फाई कर दिए। अंत में क्या हुआ कि कमेटी के जो एग्रेरियन कमेटी के मेंबर लोग और अध्यक्ष, उसको पता लग गया और क्लियर हो गया कि यहाँ किसान का शोषण हो रहा है। तो अंत में वो लोग कहा कि ठीक है, अब किसान को मैनेज करने के लिए जो नीले पैसा अवैध वसूली किया है उसमें से 25% राशि लौटा देगा, और अंत में 25% राशि जो है किसान को लौटा दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जब ये सारा काम हो गया, किसान वाला समस्या हो गया हल, 3 कटिया प्रथा खत्म हो गया, तब गांधी जी जो है 14 नवंबर 1917 ईस्वी को चंपारण में ही एक है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है, बरहवा लखन सेन गांव में पहला स्कूल खोला गया। बरहवा लखन सेन गांव में पहला स्कूल खोला गया। इस स्कूल के जो शिक्षक थे वो बम्बई के रहने वाले थे, उसका नाम था बबन गोखले, और उनकी पत्नी थी अवंतिका बाई गोखले। पत्नी क्या थी? अवंतिका बाई गोखले, और शिक्षक का नाम था बबन गोखले। ये ध्यान रखिएगा, इतना फैक्ट नॉलेज में रखना है। अब चंपारण सत्याग्रह का महत्व भी 2-4 लाइन में हम बता देते हैं, क्योंकि मेंस में आपको जानकारी महत्व का रखना है, पीटी में तो महत्व नहीं रखना है। इसका महत्व यह रहा कि किसान जो चंपारण सत्याग्रह सक्सेस हो गया, इसके बाद अन्य जो आंदोलन हो गए किसान के, उसके लिए जागरूक हो गया किसान। जैसे आगे देखिए, किसान का खेड़ा सत्याग्रह होता है, अवध का आंदोलन होता है, सब जगह ना किसान को पता लग गया कि कैसे अंग्रेज बात मानेगा, ठीक है ना। यानी असहयोग आंदोलन का जो है सविनय अवज्ञा का जो प्लेटफॉर्म है, उस तरह के विचार को लेकर के लोग आंदोलन करेंगे आगे चल करके। तो अन्य किसान जागरूक हो गया, उसे अंग्रेजों से भय खत्म हो गया। अभी तक किसान अंग्रेज से डर रहा था, उसे इस तरह से सक्सेस हो गया तो भय खत्म हो गया। इस आंदोलन ने क्या हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक प्रकार की प्रेरणा दी किसान को कि अपना हक कैसे लिया जाता है, ये सीख गया। और इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो महात्मा गांधी जी थे, इसको महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के सक्सेस होने के कारण दिया गया था। तो ये तो चंपारण सत्याग्रह हो गया, जितना बता दिए वो ब्रह्म है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन चंपारण सत्याग्रह में तो बीपीएससी में औकात नहीं है कि पूछेगा, ये 100% मैं आपको बता रहा हूँ।
अब आते हैं चंपारण सत्याग्रह के बाद किसान के अन आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह किसान के अन आंदोलन होते हैं, जैसे कि जब जून 1919 में आइएगा, जून 1919 में तो मधुबनी जिला में किसान के वो दरभंगा महाराज के द्वारा, दरभंगा महाराज होते थे, वहाँ के राजा थे, उसमें वहाँ नेतृत्व स्वामी विद्यानंद, ध्यान रखिएगा, स्वामी विद्यानंद दरभंगा से नेतृत्व कर रहे थे। वो लोगों को एकत्रित किया दरभंगा महाराज के अगेंस्ट, क्योंकि वहाँ लगान जो वसूली थी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और जो अंग्रेज के एजेंट थे, या उसको गुमास्ता बोला जाता था, गुमास्ता, गुमास्ता मतलब एजेंट हुआ, उसको अंग्रेज क्या करता था, काफ़ी प्रोटेक्ट कर रहा था, यानी अंग्रेज का ही तो एजेंट था, दरभंगा महाराज उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। इससे वहाँ पे अत्याचार बढ़ गया, और अत्याचार बढ़ गया तो लोग जंगल से जब फल भी लाते थे या लकड़ी भी प्राप्त करते थे, तो यहाँ पे भी अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया, लोगों को नाराजगी बढ़ गई। इसी को लोगों ने विद्यानंद जी ने एकत्रित किए दरभंगा से, और आंदोलन कारण जो था, इसको कांग्रेस का सपोर्ट अभी नहीं मिल रहा था, क्योंकि दरभंगा महाराज के डर से कांग्रेस भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो धीरे धीरे किसान हताश हो गया, उसको कहीं से सपोर्ट मिल नहीं रहा था, तो हताश हो गया, और धीरे धीरे आंदोलन बढ़ा। किधर बढ़ा? पूर्णिया की तरफ बढ़ा, सहरसा की तरफ बढ़ा, भागलपुर की तरफ बढ़ा, मुंगेर की तरफ बढ़ा। और जो महाराजा दरभंगा के थे, उसको आंदोलन चूंकि देखा कि बढ़ रहा है, मेरे खिलाफ माहौल बन रहा है, तो उसने क्या किया, 1922 ईस्वी में एक प्रांतीय सभा बना दिया। क्या बना दिया? प्रांतीय सभा, जो कि कृषकों की कुछ मांग थी, उस सभा में स्वीकार करना था, ठीक है ना। आगे चल के स्वीकार करा गया, और उसमें किसान का जो आंदोलन था वो उग्र होने से फिर शिथिल हो गया, यानी नरम हो गया। लेकिन जब कांग्रेस का दिसंबर 1920 में नागपुर में वार्षिक अधिवेशन हुआ, तो उस अधिवेशन में एक स्टेटमेंट दिया गया था, कर नहीं दो, कर नहीं दो, इस प्रस्ताव को पास किया, और इसका प्रभाव बिहार के सारण में पड़ा। बिहार के सारण ने इस आंदोलन को, कर नहीं दो को चलाया, और किसान अब संगठित धीरे धीरे हुआ, और संगठित होने के बाद वो आंदोलन के महत्व को समझने लग गया। जब आंदोलन के महत्व को समझ गया, तो इसी कड़ी में मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन हुआ, जो कि शाह मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। यह पूछा जाता है, शाह मोहम्मद जुबेर किसान को कहाँ से लीड कर रहे थे? मुंगेर से कर रहे थे। उसमें मुंगेर से मैं, हाँ मुंगेर से, इसमें जो है आपको, हाँ यहाँ पे मुंगेर से मैंने बताया। अच्छा, बिहार में चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना, तो दरभंगा महाराज तो विद्यानंद उधर नेतृत्व हो गया, ये दोनों मुंगेर से हो गया। तो मुंगेर वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको भी क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है, और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, लगता है ये कहाँ से नेतृत्व, इससे मैं बार बार मुंगेर बोल रहा हूँ कि मुंगेर से 1922-23 में किसान सभा का जो नेतृत्व कर रहे थे शाह मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण सिंह, शाह मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण सिंह कर रहे थे। याद रखना है आपको, दरभंगा से विद्यानंद जी कर रहे थे, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब आंदोलन धीरे धीरे तेज होने लगेगा। अब स्वामी सहजानंद सरस्वती जी आ जाएंगे। ये 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ऐलान कर देंगे कि हम अब ऑल इंडिया लेवल पे किसान सभा बनाते हैं। केवल बिहार के किसान की समस्या नहीं है, पूरे देश के किसान की समस्या है। इसी क्रम में 1929 ईस्वी में इस सभा की जो गतिविधियां थी काफी बड़े स्तर पर आरंभ हुई। इसी क्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बिहार आए थे, और वो आए थे तो उसकी लोकप्रियता बढ़ी, और जब लोकप्रियता बढ़ी तो जमींदार लोग चिंतित हो गए, ठीक है ना, उसके ऊपर दबाव पड़ने लगा। तो इसी कड़ी में एक राजनीतिक दल भी बनाया गया, जिसका नाम था यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी। यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी, इस नाम से एक संगठन बनाया गया, और इसमें बिहार में किसानों ने फिर आगे चल के सभी ने आगे आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया। नमक कानून के उल्लंघन में खड़ा हो गया, चौकीदारी कर के अगेंस्ट में किसान खड़ा हो गया, और किसान अपना परेशान जो है, फिर 29-30 के बाद जो विश्वव्यापी मंदी आई थी, वो मंदी से जो परेशान हुआ, तो उसके बाद जो है किसान की स्थिति बहुत खराब हो गई। तब जाकर के कुछ किसान हिंसात्मक रूप भी अख्तियार कर लिए हैं। जैसे गोपालगंज में किसान क्या किए, पुलिस थाने पे अटैक कर दिए। तो किसान का जो है स्थिति खराब हो गया था। क्यों? क्योंकि विश्व में प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत 1929-30 में पूरे दुनिया में मंदी के चपेट में आ चुकी थी। फिर देवरिया में, यूपी से बाहर देवरिया में सच्चिदानंद, यानी यूपी में, बिहार से बाहर देवरिया में सच्चिदानंद के नेतृत्व में आंदोलन तेज हो गया।
वहाँ भी किसान आंदोलन कर दिया। और 1931 ईस्वी में जब जहानाबाद जाइएगा तो यहाँ किसान लोग क्या किया, एक सम्मेलन बुलाया। क्या क्या, एक सम्मेलन बुलाया। और उसके बाद जो है वहाँ के डीएम को, किसान एक जांच के लिए बोला एक डीएम को, आप कम से कम आधा 50% कर की दर जो है घटा दीजिए। इसके लिए किसान ने लेटर दिया डीएम को। और बिहार में कांग्रेस में की ओर से जो राजेंद्र प्रसाद थे उसकी अध्यक्षता में एक कृषक जांच समिति बनाई गई। और उसमें कुछ लोग थे जैसे श्री कृष्ण सिंह थे, अब्दुल बारी थे, विपिन बिहारी थे, बलदेव साहित, ये सब लोग उसमें थे। और जांच पड़ताल के बाद लगान में छूटें दी गई। फिर देखिए कहानी कैसे जनरेट होता है। 1936 ईस्वी का समय आया, इसमें अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और जो महासचिव थे वो एनजी रंगा को बनाए गए थे। ये संगठन क्या किए, बिहार के गांव में जा जा करके लोगों को जागरूक किए। तो स्वामी सहजानंद को साथ दिए थे कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृतायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, ऐसे कई नेताओं ने अखिल भारतीय किसान सभा को फैलाने में, ठीक है ना, सहयोग किए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती को। फिर बिहार प्रांतीय सभा देखिए, इसका एक आयोजन होता है 1935 में, जिसका मूल मकसद है जमींदार उन्मूलन के प्रस्ताव को पारित करना। जमींदारी उन्मूलन के प्रस्ताव को पारित करना। फिर नवंबर 1935 ईस्वी की बात है, मोकामा क्षेत्र में ही बरहिया टाल पड़ता है। यहाँ किसान और जमींदार उन्मूलन के बीच क्या होता है, एक बकास्त भूमि को लेकर के। बकास्त भूमि का मतलब हुआ आपातकाल में टैक्स देना है। अगर टैक्स जो किसान नहीं दे पाया था उसकी जमीन की वापसी नहीं हो रही थी, तो वो उसके लिए आंदोलन कर रहे थे। जो दे दिए थे आपातकाल में जमीन, बोला था पैसा होगा हम आपको दे देंगे, लेकिन वो लौटा नहीं रहा था, इसको लेकर भी किसान आंदोलन कर रहे थे। यहाँ पे नेतृत्व कार्यानंद शर्मा कर रहे थे। जब आपको बकास्त भूमि को लेकर पूछेगा क्वेश्चन, बरहिया टाल इलाके में नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो यहाँ कार्यानंद शर्मा याद रखिएगा। और फिर गया में देखिए, गया में फिर किसान आंदोलन है। यहाँ भी जो जमीन विवाद वाला मैटर है, वहाँ पे यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है। ये जो जहाँ से लीड कर रहे हैं, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछ लेता है, फिर उसमें कंफ्यूजन में नहीं रहना है। इतना जो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। फिर 1939 ईस्वी में देखिए, राहुल संकृतायन सारण जिला से ये कंट्रोल कर रहे हैं, बकास सत्याग्रह को लेकर चल रहे हैं। राहुल संकृतायन ये 1939 में सारण डिस्ट्रिक्ट से, ये भी सवाल बीपीएससी में आया हुआ है। और स्वामी सहजानंद सरस्वती का जो पत्रिका था उसका नाम था हुंकार, इसको भी बीपीएससी ने पूछा है। इस हुंकार के माध्यम से किसानों के अंदर वो जागरूकता को बढ़ाए फैलाए हैं। और अप्रैल 1939 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गया में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन बुलाया गया। तभी बताएंगे बिहार में जहाँ जहाँ किसान सम्मेलन हुआ। और 47 में आते आते एक एक्ट पास किया गया, सार्वजनिक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम। सार्वजनिक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम, ठीक है, जिसमें सार्वजनिक बैठक पर किसान का रोक लगा दिया। बोला किसान अब सार्वजनिक बैठक नहीं कर सकते हैं। इस तरह से किसानों की जो समस्या थी, इस तरह से वो हो गया। अब अंत में आते थे जब देश आज़ाद हो जाएगा तो भूमि सुधार अधिनियम पास कर देंगे, जमींदार उन्मूलन कानून ले आएगा, है कि नहीं है। तो वो एक नया कंसेप्ट होता है। लेकिन बिहार में इस तरह से किसान आंदोलन के क्रम और इसकी पूरी चेन को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन बना लेंगे। अगर कोई फैक्ट रट लेगा तो उसका कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। इसलिए हिस्ट्री को एक कॉन्सेप्ट में पढ़ना होता है, शुरू से लेकर अंत तक के सारे चेन को समझना होता है, तब जाके आप क्वेश्चन को बना पाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में। और एग्जाम तब निकलेगा जब आप हाईली कॉन्फिडेंस में पढ़ाई करते हैं। ऐसे काम चलो पढ़ाई से नहीं होगा, और प्रैक्टिस करने से तब होगा जब आप चीज़ों को पढ़े हुए तब प्रैक्टिस करिए। और कुछ भी ओलू बोलू चीज़ मत पढ़ा करिए, क्योंकि अब समय आ गया, अगर आप साइंटिफिकली चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे तो बहुत परेशानी होने वाला है। अब देखिए बिहार में किसान सम्मेलन, अब ये लास्ट टॉपिक है हमारा। 3 बार बिहार में किसान सम्मेलन होगा। सबसे पहला सम्मेलन 1929 ईस्वी में होगा, 1929 सोनपुर में होगा। इसके अध्यक्ष है सहजानंद सरस्वती, बस इतना ध्यान रखना है। दूसरा अधिवेशन 1934 में होता है, ये होता है गया में। इसके अध्यक्ष हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। ये एक खास बात इसमें है कि खान अब्दुल गफ्फार खान इसमें भाग लेने आए थे। और तीसरा कॉन्फ्रेंस होता है 1935, ये होता है हाजीपुर में। इसमें जो भाग लेने आते हैं
वही जो है शाहजानंद सरस्वती जिसके अध्यक्ष होते हैं, इस सम्मेलन में ही जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। लेकिन अभी चूंकि देश गुलाम ही है 1935 में, लेकिन आगे हटा देगा, आज़ादी के बाद हटा देगा तो किसान की सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। ये सरकार को पता लग गया कि किसान का एक बहुत बड़ा समस्या है और देश आज़ाद होगा तो उसको हल कर देगा। तो इस तरह से आज मेरा पूरा का पूरा बिहार में किसान आंदोलन से लेकर जो टॉपिक था वो बताए हैं। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। या आप देख लेंगे जो भी क्वेश्चन आया है बिहार में किसान आंदोलन पे, देखिएगा कैसे बाहर गया है। इसीलिए बता रहा हूँ अब बाहर नहीं जाएगा। आप एक बार वीडियो को पूरा देख लेंगे, माइक्रो नोट बना लेंगे। मैं फिर से अपील कर रहा हूँ, और जो नए बच्चे हैं वो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मैं अपनी बात यहीं पे रोकना चाहूँगा। आप सभी लोगों को धन्यवाद।